चलिए, हम लोग का बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा और बायोलॉजी का सेक्शन में हम लोगों ने सेल क्या है पढ़ लिए थे। सेल का टाइप, प्लांट एनिमल सेल्स के बारे में जान लिए थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जान लिए थे। उसी के दौरान हम लोगों ने एक चर्चा किए थे एक सॉइल ऑर्गेनल्स का जिसका नाम था न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जैसा कि होता है वो सेल का ब्रेन के रूप में काम करता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि वही निर्देश देता है ऑर्गन को कौन क्या काम करना है। तो वो सेल जो न्यूक्लियस जिसका डेवलप होता है हम लोग जानते हैं उसको कौन सा ग्रुप में आ जाता है, वो लोग यूकैरियोटिक ग्रुप में रहता है। और जिसमें डेवलप सेल नहीं होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स या उसमें फॉल सेल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं, वो जो पाया जाता है किसमें कहा जाता है, वो प्रोकैरियोटिक में कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस रहेगा तभी उसमें सेल डिवीजन की सारी क्रियाएं होती है। तो हम लोग न्यूक्लियस से प्रारंभ करेंगे और क्रमबद्ध तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर से आप लोग परिचित हैं। ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है आपका, न्यूक्लियस का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, इस न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है आपको केंद्रक। और ये जो केंद्रक मिलेगा वो सेल का सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर के लिए, और यहीं पर होता है न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक, तो जैसा कि केंद्रक के बारे में है, तो केंद्रक का जो होता है इसकी खोज किए तो जरूर कोई होंगे, किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं बोल दिया कोई नाम की केंद्रक है ये का नाम है। तो न्यूक्लियस का जो खोज करता थे उसका नाम जानते हैं, कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किए थे और इन्होंने बताया कि यह कोशिका के प्रबंधक के समान काम करता है। प्रबंधक मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, किसको क्या दरकार है, किसको क्या एनर्जी चाहिए, किसको डेड करना है, किसको जीवित रखना है, वो सारा मैनेजमेंट ग्रुप। जैसे हम लोग का ब्रेन, तांत्रिका नर्वस सिस्टम, वो क्या काम करता है, हमारा बॉडी का कंट्रोल करता है। पानी प्यास लगता है तो एक्सप्लेन करता है कि नहीं भाई इसको पानी प्यास दे, तो हैंड को बोलता है चलो पानी माउथ से जाना है। भूख लगती है, इंफॉर्मेशन देता है। तो उसी प्रकार कोशिका के मैनेजमेंट का जो काम करता है वो कौन करता है, केंद्रक। कौन काम करता है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, देखो अब इसका जब काम करता है तो इसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या बोला गया, पहले डिफिनेशन दे रहे फिर उसमें स्ट्रक्चर को भी दिखाएंगे। बोला गया है केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरी हुई दिखाई पड़ती है, इसी को क्रोमेटिन कहा जाता है। तो देखो जाल, जाल समझते हैं ना, है देखो ये जो जालीनुमा रचना होती है इसी को नामकरण किया गया है, क्या नाम किया गया है, क्रोमेटिन। क्या नाम किया गया है, क्रोमेटिन। तो अगर जो केंद्रक द्रव्य बोले तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अपना द्रव्य होगा, न्यूक्लियस का अपना द्रव्य होगा ना। तो जिस न्यूक्लियस का जो अपना द्रव्य होगा, तो न्यूक्लियस का जो अपना द्रव्य होगा उस द्रव्य में एक क्या धागे नुमा रचना आपको पूरा मिलेगा। उसी धागे नुमा रचना को जो कहा जाता है क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और इसका जो नाम दिया था क्रोमेटिन का, इसको नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। तो अगर न्यूक्लियस को खोज करने वाले व्यक्ति कौन, रॉबर्ट ब्राउन, और क्रोमेटिन को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फ्लेमिंग। तो क्रोमेटिन क्या होता है समझ में आ गया, कि केंद्रक द्रव्य के भीतर में एक जाली नुमा रचना जो होती है या धागे नुमा रचना फैला रहता है, उसी को कहा जाता है क्रोमेटिन। समझ में आ गई बात, आगे। तो ये जो होता है बना, ये भी तो किसी चीज का बना होगा, धागे नुमा अपने तो नहीं बन जाएगा। तो ये जो बना होता है ये बना रहता है प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। ये जो धागे नुमा रचना जो देख रहे हैं ये बना रहेगा प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का। तो ये आपको बोला जाएगा प्रोटीन, क्रोमेटिन जो होता है वो किस चीज का बना रहेगा, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए। डीएनए का पूरा नाम आप जानते ही है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्रोमेटिन किस चीज का बना रहता है, बोलिए वन साउंड में,
प्रोटॉन और डीएनए। फिर से बोलो, ऐसे बोलने लग रहा कि बोले ये नहीं आ रहा, सुन सुन के बोला। साउंड में बोलिए। ये क्रोमेटिन किस चीज का बना रहता है? लग रहा है एकदम सांस एकदम फाड़ एकदम निकल ही नहीं रहा आवाज बोलने का भी। बिना देखे बोलो। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमेटिन का खोज किसने किए थे? फ्लेमिंग। जो क्रोमेटिन, जो केंद्रक द्रव्य जिसमें होता है उसमें धागे नुमा रचना जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? और ये क्रोमेटिन कहां पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा हो देखो इंग्लिश में। न्यूक्लियोप्लाज्म हिंदी में बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, आगे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ध्यान से देखिए। तो बोला गया है ये जो न्यूक्लियस का काम क्या है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर, माने सिकुड़ने लगेगा धीरे 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 एकदम सिकुड़ करके एक मोटे तथा छोटे धागे के रूप में बदल जाता है। और इसी धागे को आकार कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। यही है क्रोमोसोम। देखिए ये जो अभी आपका धागे नुमा रचना है, सेल डिवीजन के समय ये सिकुड़ने लगेगा, पूरा फैला रहता है धागा। अब धीरे 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 सिकुड़ते 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 तो एक आकार ले लेता है। और वही आकार जो बदल जाता है किसका बदल जाता है? क्रोमोसोम का। क्या आकार ले लेता है? अरे बोलो क्या बनता है? बोलने नहीं आता है तो नहीं बात है, बोलो। क्रोमोसोम हिंदी नाम डिफिकल्ट है। गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब इसका भी नाम हिंदी में नाम है। गुण मतलब माता पिता का करेक्टर कैसे जाएगा। देखेंगे कि किसी का मम्मी या पापा पूरा लंबा लंबा है तो उसका बेटा बेटी भी पूरा लंबा लंबा। और किसी का मम्मी पापा छोटा छोटा है तो उसका बेटा बेटे भी छोटा छोटा होता है ना। देखो कि ये जनरेशन चेंज करता है। आगे पढ़ाएंगे जब मेंडल लो तो प्लांट में क्या होगा, पी के प्लांट मटर के पौधा में वो एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि कैसे होता है। हाँ समझ में आई बात। तो ये जो जनरली होता है क्रोमोसोम्स के कारण होता है। तो क्रोमोसोम्स क्या है समझ में आया? तो क्रोमोसोम जो होता है जनरली किसका होता है? क्रोमेटिन का सिकुड़ा हुआ भाग। क्रोमेटिन जो सिकुड़ करके धीरे धीरे सिकुड़ना मतलब समझते हैं ना क्या होता है? चपटा हो जाना। सिकुड़ना मतलब क्या होता है? इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, कोई कॉमन एग्जांपल। हाँ एग्जांपल, गर्मी का दिन आ रहा है, कोई देखोगे फल खरीद के ले आना, सेव ये जो भी लेके आए, केला नहीं, केला भी सिकुड़ता है लेट से, तो सेव क्या होगा? धीरे 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 धीरे। हाँ बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मिल गया बोले तो शायद। अंगूर, अंगूर देखो, अंगूर जब पूरी तरह सूख जाता है उसको क्या बोलते हैं? किशमिश। क्या होता है? पूरा सिकुड़ जाता है। और इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी किए होंगे, लेबोरेटरी में किए थे ना आप लोग? हाँ अरे 9-10 में पढ़ाया जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्रिया कैसे होती है। चलो ठीक है, जो नहीं पढ़े तो कहा जाता है आप लोग को पीएचडी थोड़ा ना करना है। चलो आ जाओ। तो ये जो सिकुड़ने का क्रिया, वही जो धागा जो पूरा फैला रहता है, वो धागा जब सिकुड़ जाएगा तो एक आकार लेगा। और वो आकार किसका लेगा? किसका आकार लेगा? क्रोमोसोम का। यही क्रोमोसोम सेल डिवीजन में काम करेगा। तो वही बोला गया, देखो कोशिका विभाजन के समय जब एक सेल से दो सेल में बंटना है तो जो थ्रेड इतना फैला रहेगा तो बढ़ पाएगा नहीं, तो पहले इसको आकार को छोटा करना पड़ेगा। तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन सिकुड़ते हुए अलग हो जाता है और एक क्रोमोसोम के आकार ले लेता है। ठीक है, तो बोला गया सवाल में वही देखो, प्रत्येक जाति के जीवधारियों, जाति मतलब जितने भी आपके क्लासेस हैं, ग्रुप है, तो बोला प्रत्येक जीव जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक, केंद्रक मतलब समझ रहे, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग पाई जाएगी। तब एक दिमाग में आएगा सर क्रोमोसोम कहां मिलेगा? तो क्रोमोसोम कहां मिलेगा आपको? न्यूक्लियस में ना मिलेगा। काहे मिलेगा? क्वेश्चन अगर कोई पूछ दिया तो क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो होता है क्रोमेटिन का बना होता है और क्रोमेटिन पाया कहां जाता है? मेरा केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए क्रोमोसोम भी कहां मिलेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा? अगर एग्जामिनर किसी तरह से भी घुमाए क्वेश्चन तो आप जवाब देने में सक्षम हो। ठीक है, इसलिए क्लास में सुनिएगा बात से, नहीं तो तीसरा दुनिया में चल जाएगा तो देख रहे खाली फोटो देखिएगा। तो अभी हम लोग बोले कि विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है।
तो जैसा कि मुख्य रूप से अभी जो जैसे मानव, हम लोग मानव ग्रुप में हैं, तो मानव में जो क्रोमोजोम्स की संख्या कितना आता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 क्रोमोजोम। कितना क्रोमोजोम? आज जोड़ा बोलेंगे तब, जैसे बोलेंगे एक जोड़ा जूता चाहिए तो मतलब एक को देगा, तब कितना? आप बोलेंगे 2 जोड़ा जूता चाहिए, 4 गो। समझ में आ रही बात ना? वही चीज है। उसी प्रकार चिपैंजी समझते हैं ना, बलमानुस, तो उसमें जो क्रोमोजोम की जो संख्या पाई जाती है पेयर में कितना पाए जाते हैं? तो 24 दूना 48। तो मानव में 46 और चिपैंजी में 48। अब बंदर में देख लो कितना का डिफरेंस है, 4 घट बढ़ गया तो कौन सी बन जाइएगा? अब 2 को भूल से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना कितना ये लोग रिसर्च है? तो ये समझ में आया क्रोमोजोम। तो ये जो क्रोमोजोम का जो आकृति मुख्य रूप से होती है, ये देखो ये क्रोमोजोम से। अब इस क्रोमोजोम जब ये बना तो इसकी भी विशेषताएं अलग अलग रहेगी, क्योंकि यहां जो होता है यहीं पर सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोजोम, जो कनेक्ट करके आपको रखेगा क्रोमोजोम्स को। बोलो, मानव में क्वेश्चन पूछा गया है, मानव में क्रोमोजोम की संख्या पूछ रहे, पेयर नहीं पूछ रहे। कितना होता है? 46। चिपैंजी में और बंदर में? आगे देखो, फिर बोला गया क्रोमोजोम समझ में आ गई बात। अब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर समझोगे, इसीलिए एकदम पूरा डिजिटल एसडी में दे रहे हैं। बोला गया है कि प्रत्येक क्रोमोजोम में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो ये जो जेली नुमा, देखो दिख रहा है ना जेली नुमा रचना इसमें थ्रेड के समान, तो इसे ही कहा जाएगा आपको मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद बोला गया है आगे कि मैट्रिक्स में ही 2 परस्पर लिपटे महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं जिसे कहा जाता है आपको क्रोमोनिमेटा। क्या कहा जाता है? तो आपको क्रोमोनिमेटा हमको दिखाना पड़ेगा। हाँ बोलो। अरे नहीं, सूत्र मतलब वही धागा, थ्रेड, जेली नुमा रचना। लो, यही ना थ्रेड बन रहा है इसके अंदर में। कुंडली तो मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा हो करके, सूत्र मतलब धागा का नुमा रचना। तो यही जो पूरा धागा उलझा रहता है, जनरली क्रोमोसोम्स कैसे होता है? इस तरह धागे नुमा रचना होती है ना, तो इसी को तो कुंडलित होने लगेगा, मतलब पूरा संकुचित होने लगेगा। तो उसी लिए बोला गया दिखाई पड़ता है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको? क्रोमोनिमेटा। देखो ये धागा नुमा देखो सिकुड़ने लग गया पूरा स्ट्रक्चर को आपका। ठीक है, तो आगे बोला गया है प्रत्येक क्रोमोनिमेटा में एक क्या पाया जाएगा आपको? क्रोमेट अर्ध गुणसूत्र। कृपया थोड़ा इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है, नहीं आता है तो गड़बड़ा जाएगा, हम लिख दिए समझने के लिए। तो बोला गया प्रत्येक क्रोमोनिमेटा में एक क्रोमेटिड, फिर हिंदी भी बोल देंगे उसको क्रोमेटिड, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। मुना बना कंप्लीट करेक्टर बना नहीं, पूरा भी डेवलप ही हो रहा, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। तो देखो यहां से ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बताएं, ये पूरा का पूरा पार्ट को कहा जाता है क्रोमेटिड। तो देखो इसी में अंदर में पाया जाए जेली नुमा रचना पाया जाता था। अर्धगुण से तो मतलब धीरे धीरे वो रेशा का धागा कॉम्प्रेस होती जा रहा था, जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और यही क्रोमोनिमेटा को आगे चल के क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है, पूरा भाग। देखो यहां स्ट्रक्चर भी खींच दिए इसीलिए। देखो दिख रहा? नहीं दिखा? ये पूरा का पूरा भाग जो कहलाता है वही कहलाता है क्रोमेटिड। कौन से सही में आई बात? ठीक, उसके बाद देखो क्या बोला गया है, इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बनता है। देखो पहला क्रोमेटिड ये होता है, इसी तरह बैंड होता है, फिर यही होता है दोनों क्रोमेटिड, या ऐसे बोलो ये जुड़ा रहता है सेंट्रोजोम के द्वारा। ठीक है, तो ये जो होता है क्रोमेटिड जो जुड़ा रहेगा किसके द्वारा? सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोजोम नहीं, किसके द्वारा जुड़ा रहेगा आपका? सेंट्रोमियर, क्योंकि अब वो टूटेगा धीरे धीरे करके, ऐसे इस तरह का बना रहता है लेयर। मधुमक्खी, मक्खी का पंखा देखे ना, पंख उसी टाइप का रहता है। तो बोला गया प्रत्येक क्रोमेटिड जो बोला है, इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम
दो क्रोमेटिड का बना रहेगा। हर क्रोमोसोम कितना क्रोमेटिड का बना रहेगा? वो दो, मतलब क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। प्रत्येक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड पाए जाएंगे? दो। कितने पाए जाएंगे? दो। इसलिए हम लोग उसको पेयर में बोलते हैं, मतलब मनुष्य में कितना जोड़ा होता है। और दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसी को कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या नाम कहते हैं? तो दोनों देखो क्रोमेटिड, चाहे अगर इस तरह रहा तो इस प्रकार जुड़ेगा सेंटर पर, और अगर इस तरह वो फ्लक्चुएट किया, टूटा, तो यहां भी रहेगा, लेकिन जो भी जुड़ा रहेगा अपना सेंटर पर ही जुटेगा दोनों। और यही आगे चल के दोनों टूटता है, ब्रेक करता है, एक से बनता है कितना? दो में होगा सेंट्रोमियर पर, अभी दिखाएंगे आगे। तो बोला गया दोनों क्रोमेटिड जो रहेगा आपस में किससे जुड़े रहते हैं? किससे जुड़े रहेंगे? ठीक है, तो क्रोमेटिड अपना आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे। क्रोमेटिड क्या है समझ में आया? आगे देखो, उसके बाद जो अभी बताए थे वही स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ बड़ा वाला। बोला गया है क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं। जीन समझते हैं? भूत प्रेत जीन, जीनी नहीं समझे है ना? कौन सा? ऐसे चिराग वाला देखे हो ना, निकलता है जीन। बोला क्या विषय इच्छा? बोलता हमको सीधा एकदम आईएएस अधिकारी बन जाना है तुरंत। हालांकि के बना दे रहे हैं। बोले ताजमहल खड़ा कर दीजिए, आगरा से लेकर के यही आइए, ले जाएगा, उठा के ले आएगा। हाँ मिलेगा, जाइएगा। तो एक इमेजिन है बच्चे लोगों का धारावाहिक है, वो जीन नहीं। वो कहने का मतलब जीन मतलब हमारे शरीर में जो एक पेरेंट का कैरेक्टर को अपने संतानों तक जो ले जाने का काम करता है, क्रोमोसोम के अंदर जो मौजूद होता है वो जीन ही होता है। ठीक है, वही ट्रांसप्रेंट करता है कि उसका माता पिता पढ़ने में साइंटिस्ट, तो बेटे लोग भी साइंटिस्ट बन रहा है, क्योंकि उसका कैरेक्टर पूरा जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको नौकरी चाकरी नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिए। आप जितना मंगलम में पढ़ ले रहे हैं ना, आप लोग का नेक्स्ट जनरेशन में सब लोडेड मिलेगा, सब कॉपी पेस्ट मिलेगा। बोलता है नहीं चाहिए। अच्छा बाबू अभी नहीं, 5 साल के बाद, 5 साल से ज्यादा लेट नहीं लगेगा। तो जिस तरह का कैरेक्टर दिखा रहा है 5 साल मैक्सिमम लगेगा। जनरली ये ह्यूमन नेचर से, और इसको एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में करके मेंडल ने दिखाए थे ना, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब ने, कि देखो किस प्रकार एक कैरेक्टर, उन्होंने क्या होता लाल और ग्रीन वाला का एक्सपेरिमेंट किए थे, तो किस प्रकार बनता है वो शो किए थे। वो रूल है आपके, ये देखोगे कि कोई बच्चा, ये तो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी का पेरेंट देखोगे पूरा बड़बड़ाते रहेगा, पूरा झगड़ा करे वाला रहेगा, तो बेटो पूरा झगड़ा करेगा। कैसे आ जाता है नेचर। और देखो कोई एकदम शांत स्वभाव का जिसके पेरेंट रहेंगे, उसके लड़का लोग पूरा शांत स्वभाव करेगा, काम से काम, मतलब हाँ हाँ ना ना ठीक है जाए, उसका कुछ बोलवे नहीं करेगा। ये जेनेटिक कैरेक्टर्स है, और इसे साइंस ने प्रूव किया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पढ़ाई कीजिएगा ना, तो उसी का पढ़ाई होता है, तो अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसका छोटा पार्ट। तो जो हम लोग बात कर रहे थे क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम में आप शुरू में बोल दिए कि सर क्रोमोसोम जो होता है माता पिता के कैरेक्टर को पहुंचाता है। तो वास्तव में वो क्रोमोसोम में वो कैरेक्टर जो आता है वो किसके कारण आता है? जीन के कारण। किसके कारण आता है? जीन के कारण। क्योंकि क्रोमोसोम में क्या मौजूद होता है? जीन। अगर जीन नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम का भी वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो वही कैरेक्टर को लेके जाता है एक पेरेंट से दूसरे, मतलब जनरेशन में, वन जनरेशन से लेकर के अनदर जनरेशन में। तो वही बोला गया है कि क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरित, मतलब रिप्लेसमेंट, हस्तांतरित करते हैं, और हमारे आनुवांशिक गुणों, मतलब आनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटी, ठीक है, कैरेक्टर्स को लिए उत्तरदायी होते हैं। जो मतलब जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होते हैं, वो गुण उसके संतान में जो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? जीन। क्या होते हैं? जीन। और अगर जीन नहीं दिया रहेगा तब क्रोमोसोम। कौन से सही में? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा आपका क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर में मिलेगा क्या? मिलेगा जीन मिलेगा। समझ में आ रही बात? आगे देखो, बोला गया है ये जीन जो होता है गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, और गुणसूत्रों के माध्यम से ही ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। मतलब हर क्रोमोसोम में आपको मिलेगा जीन, और यही जीन, और ये जीन अपने नहीं जाता, वो किसकी मदद से आएगा? क्रोमोसोम्स का। क्योंकि अभी आप बोले कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल होता है 46 होते हैं, तो मतलब उस क्रोमोसोम्स के माध्यम से ही कैरेक्टर जा रहा है।
माता से किया, पिता से दिया, देखो किसी को देखना, ये कॉमन है, हर जनरेशन मिलेगा, और मिनिमम देखो थर्ड जनरेशन में जरूर मिलेगा। अगर आपके दादाजी का कैरेक्टर जो होगा तो आपके कैरेक्टर में जरूर दादा दादी का कैरेक्टर आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि अगर एक गैप हुआ तो ये रूल है कि तीसरा जनरेशन में मिलेगा मिलेगा ही वो कैरेक्टर, और वो सभी गुण कहां से आएगा, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स से आएगा। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में कम मिलेगा, लेकिन थर्ड वाले में आ ही जाएगा आपका गुण। तो समझ लीजिए आप लोग का जो नेचर है, आपका दादा दादी से पूछिए जाके क्या करते थे, पढ़ते लिखते थे, अभी पढ़ते लिखते तो हम इतना कमजोर रहते, खूब लड़ाई झगड़ा करते थे, देखिए तो दिमागवा कहीं झगड़ा उगड़ा होता है, पढ़ते तो वहीं जल जाता उड़ के, हाँ होता होगा, घर देखो पूरा इधर झगड़ा उड़ा हो रहा था, देख रहे वहां चल गया दिमाग, लेकिन वो करेक्टर मैच करेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये जीन का जो करेक्टर है वो किसके माध्यम से आता है, क्रोमोसोम, किसके माध्यम से, क्यों, क्योंकि जीन किसे मौजूद होगा, क्रोमोसोम किसमें रहेगा, न्यूक्लियस में। कौन सा सही मारा है, आगे देखो। तो वही चीज है कि इसके गुणसूत्रों को वंशागुणत का वाहक कहलाता है। देखो अगर आपको बोला जाएगा क्रोमोसोम के वंशागुणत मतलब पीढ़ी का वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट का जो काम करेगा वो कौन करता है, जीन। क्रोमोसोम कहते बोल रहे हैं, क्रोमोसोम के अंदर के जो गुण रहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जीन करता है ना, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर में कौन मौजूद रहता है, जीन। तो इसीलिए बोला गया है कि गुणसूत्रों को माने क्रोमोसोम को वंशागुणित का वाहन भी कहा जाता है। तो वंशागुणित मतलब क्या, अगर जीन नहीं रहेगा तब हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे, नहीं समझ में आ रही बात। सपोज करो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम के अंदर में क्या मौजूद है आपका, बड़ा वाला क्रोमोसोम। सबसे पहले देखो ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर में क्या क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के भीतर में क्या जीन पाया गया है। तो ये जो होता है वंशागुणित मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहां ट्रांसपोर्ट का जो काम करेगा वास्तव में जीन है, क्योंकि जीन किसमें मौजूद रहता है, क्रोमोसोम में। और अगर जीन नहीं लिखा रहेगा तब क्या कहलाएगा आपका, क्रोमोसोम, ठीक है। तो वही यहां पर लिख दिया गया है कि क्रोमोसोम को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मौजूद रहता है आपका, जीन। इसके बाद आगे जो बोला गया है क्रोमेटिन के अलावे, क्रोमेटिन समझ में आया, क्रोमेटिन क्या होता है, ये जो धागे नुमा रचना जो दिख रही है यही धागे नुमा रचना होती है। और ये क्रोमेटिन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस का कौन सा भाग में, बोलो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या हिंदी में कोशिका द्रव्य, हाँ सॉरी प्लाज, मेम्ब्रेन बोलते, मेम्ब्रेन तो बाहरी लेयर को बोलते हैं, सॉरी। ये बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, मेम्ब्रेन मतलब बाहरी लेयर को, ठीक है। तो जो आपका क्रोमेटिन जो पाया जाएगा वो कहां पाया जाएगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म में हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो आगे वही बोला गया है कि क्रोमेटिन के अलावे केंद्रक में एक संघनन गोल रचना दिखाई देती है और इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। हिंदी में कहेंगे केंद्रिका, क्या कहेंगे। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या हो गया, ये जो देख रही हो, ये देख रहे हैं ना आप लोग बीच में स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर आपका जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोलस का। क्योंकि जो होता है कि केंद्रक का भी तो ब्रेन होना चाहिए, तो इसीलिए केंद्रक के अंदर भी एक स्ट्रक्चर गाढ़ी नुमा होती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो यो अभी तने ब्रेक ले लिया, तो यहां तक समझ में आया न्यूक्लियोलस के बारे में, अब हटेगा तब तो बोलेंगे।